हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS 2023 की, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता का ही परिवर्तित नाम है, परिवर्तित रूप है। इसके अंतर्गत कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं और पुराने प्रावधान में शब्दशः वही हैं। लगभग 99-98% बातें वही हैं। 1-2% बातें जो नई जोड़ी गई हैं, कुछ धाराओं में हेर फेर किया गया है। इस वजह से यह थोड़ा सा नया लगता है और नए लोगों के लिए खास करके ये डर का कारण बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि इसके माध्यम से अपने वीडियो के यह जो पूरी सीरीज चल रही है, यह लगभग 12-13 हो सकता है 14 पार्ट में हो, इसके पूरे माध्यम से हम पूरी संहिता को इस तरीके से समाप्त करें कि इसमें आपका कोई भी डाउट बचा न रह जाए और सारी की बातें आपको क्लियर हो जाएं और MCQs के रूप में आपको कैसे प्रश्नों को हल करना है यह बात भी आपको समझ में आ जाए। तो इसके पहले के दोनों पार्ट को आपने अगर नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल विधिकारी पर आपको भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS 2023 से संबंधित MCQs की पूरी श्रृंखला है, वह लगभग 12 पार्ट में है। आप उसको जरूर देखें और इसके बाद जो है आप इसको भी देखेंगे। बाकी PCSJ और APO से सिलेबस संबंधित हिंदी भाषी कोई भी राज्य हो, वहाँ का चाहे लोकल हो, चाहे माइनर एक्ट हो, चाहे मेजर एक्ट हो, सबसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उसको जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इस तीसरे पार्ट को, BNSS को, और देखते हैं कि प्रश्न जो है किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। किस अपराध के अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है? तो अभी तक जो आप CRPC के अंतर्गत पढ़ते थे, CRPC की धारा 46 थी। धारा 46 के अंतर्गत आपने ये देखा कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो वहां पर कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करते समय हथकड़ी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के माध्यम से यह स्पष्ट भी किया था कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर धारा 43 जो BNSS की आपके नए कानून है, इसकी धारा 43 है, इसके अंतर्गत एक नया खंड जोड़ा गया है, खंड 3, और इसके अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी को यह छूट है कि ऐसा पुलिस अधिकारी हथकड़ी लगा सकता है किसी अपराधी को, लेकिन वह अपराधी कौन होना चाहिए? तो ऐसा अपराधी वह आभ्यासिक या आदतन अपराधी है, और ऐसे अपराधी को अगर पेश किया जा रहा है या संगठित अपराध करने का अभियुक्त है या आतंकवादी कार्य किया है उसने, या अस्त्र और शस्त्र का अवैध कब्जे में है, उसके कब्जे में है, अपने कब्जे में रखता है, तो इस प्रकार के अगर वह कार्य किया है, इस प्रकार के अपराध करता है, तो ऐसे अपराधियों को न्यायालय के समक्ष पेश करते समय यहाँ पर पुलिस के द्वारा हथकड़ी पहनाई जा सकती है अपराधी को। इस प्रकार से पुलिस को क्या दिया गया है? पावर दी गई है, विवेकाधिकार दिया गया है। लेकिन घोर उपहति का अपराध के मामले में ऐसा कोई प्रावधान कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। धारा 43 खंड 3 के अंतर्गत यह जो है इस अपराध का कहीं उल्लेख नहीं है कि घोर उपहति के अभियुक्त को हथकड़ी लगाई जाएगी। अर्थात यहाँ पर घोर उपहति का अभियुक्त है तो उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर धारा 43 खंड 3 को आप देखेंगे तो यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या उसको न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वह क्या अपने विवेक का प्रयोग करेगा और अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कार्य वह कर सकता है। अब यहाँ पर अपराध बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके अभियुक्त को यहाँ पर न्यायालय के समक्ष पेश करते समय या गिरफ्तार करते समय हथकड़ी पहनाई जा सकती है। तो अगर वह व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या आदतन अपराधी है या कस्टडी से फरार हो गया है, निकल कर भाग गया है, संगठित अपराध किया है, आतंकवादी कृत्य किया है, औषधि से संबंधित अपराध किया है, अस्त्र शस्त्र पर अवैध रूप से कब्जा रखता है, हत्या, बलात्संग, एसिड अटैक, सिक्का और करेंसी नोट का कूटकरण किया है, या मानव दुर्व्यापार करता है, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध करता है, राज्य के विरुद्ध अपराध करता है, तो यह सारी जो है बातें आपको यह याद होनी चाहिए। अगर इतने अपराधों के बारे में यहाँ पर धारा 43 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है, तो यह सारे के सारे आपसे उम्मीद की जाती है कि याद हों, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 2-3 बार पढ़ना है या हमारे वीडियो को आप 2-4 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से यह बातें सारी कंठस्थ हो जाएंगी, कोई इसमें जो है इफ बट नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अर्थात रात को कोई भी महिला जो है वह गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं
वहां महिला जो पुलिस अधिकारी होगी और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ऐसी गिरफ्तारी के पहले वह पूर्व अनुमति लेगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी पूर्व अनुमति लेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे धारा 43 का 5वां खंड, यही प्रावधान जो है सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 46 में खंड 4 के अंतर्गत दिया गया था, जिसको 2005 में जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर आप नई संहिता के अंतर्गत देखेंगे तो धारा 43 का 5वां खंड है और इसी के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि अगर इस प्रकार से कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है कि रात को किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना अनिवार्य हो गया है, तो ऐसी गिरफ्तारी किसी महिला के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन उसके लिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसके लिए अनुमति ली जाएगी। उसकी अनुमति के बिना ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो यह जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। अर्थात जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाना है तो वहां पर कुछ गाइडलाइन जारी किया गया, कुछ दिशा निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसका पालन किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपसे अगर याद है, आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर पहले में और तीसरे के अंतर्गत आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बनाम दिल्ली या बनाम गुजरात, इसी बात को ध्यान में रखना है। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य का केस है, यह तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 यह प्रावधान करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंधों का अनुपालन न करने का क्या प्रभाव होगा। तो धारा 47 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसको तुरंत यह बताया जाएगा कि वह जो अपराध है वह जमानती है या गैर जमानती है। अगर जमानती है तो उसको जमानत की अपराध जो है अधिकार है और उसको इस प्रकार से सूचना दी जाएगी। अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध नहीं होंगे, यह गलत होगा। त्रुटि को बाद में सुधारा जा सकता है, यह भी गलत है। गिरफ्तारी और निरोध यह दोनों ही अवैध हो जाएगा और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तक फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी अधिकारिता उसको प्राप्त हो जाती है। यह जो है आपको धारा 47 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह मिलता है। तो इसलिए जो है आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और सीआरपीसी के अंतर्गत आप यही प्रावधान धारा 50 के अंतर्गत देखते थे, लेकिन नई संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान कहाँ है, तो धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को किस केस में अभिनिर्धारित किया गया था। तो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि निर्धन व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या होगा, जो है विधिक सहायता आदि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से उसको विधिक सहायता जो प्रदान की जाती है, यह सबसे पहले एक केस में निर्धारित किया गया था। उस केस का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जाता है और इसको आपको जानना भी चाहिए। तो यह केस है खत्री बनाम बिहार राज्य का केस और इसी मामले में निःशुल्क विधिक सहायता और उसको गिरफ्तारी के आधार को सूचित किए जाने का अधिकार के बारे में निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण अर्थात बलपूर्वक मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही होगा। तो अगर किसी चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा आवश्यक प्रतीत होता है तो इस प्रकार से उसकी जो चिकित्सा परीक्षा है वह की जा सकती है। अधिकृत नहीं है यह तो गलत है, क्योंकि यह अधिकृत है। उसकी अपनी सहमति से ही अधिकृत है, यह भी गलत है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश करने की कोर्ट में आता है तो यह भी गलत है, बल्कि क्या है, विधि के द्वारा अधिकृत है। अर्थात अगर कोई इस प्रकार से अपराध किया है कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको शब्द पकड़ना है चिकित्सा व्यवसायी। तो कोई चिकित्सा व्यवसायी और दूसरा शब्द आता है चिकित्सा अधिकारी। तो चिकित्सा व्यवसायी है तो धारा 51 को आप देखेंगे, इसके अंतर्गत प्रावधान मिलेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी है वह प्रार्थना करता है चिकित्सा व्यवसायी से, लेकिन वह चिकित्सा व्यवसायी कैसा होना चाहिए, तो वह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होना चाहिए। उससे यह अगर डॉक्टर से यह पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे जो हमने अपराधी को पकड़ा है इसकी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करें ताकि इसके शरीर से
कुछ जो है अपराध से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हो सके, तो वहां पर जो है चिकित्सा व्यवसायी क्या करेगा, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और इसके लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभियुक्त का बलात् परीक्षण किया जा सकता है और यह क्या है, विधि के द्वारा अधिकृत है। तो विधि के द्वारा अधिकृत है तो यह कहाँ, किस धारा के तहत अधिकृत है, तो धारा 51 के तहत। और इसी के अंतर्गत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है तीसरे खंड के अंतर्गत कि ऐसा जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है जब ऐसी जो है एग्जामिनेशन करता है, उसकी चेकअप करता है, तो वह क्या करेगा, चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को अपनी परीक्षा की तत्काल अर्थात तुरंत जो है वह रिपोर्ट भेज देगा। तो यह जो प्रावधान है वह आपका नया जोड़ा गया है तीसरे खंड के अंतर्गत धारा 51 में। तो धारा 51 यह कहती है कि जबकि विश्वास का उचित आधार है कि शारीरिक परीक्षा से अपराध के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो उप निरीक्षक की पंक्ति के अर्थात जो सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी है वह या उसके ऊपर का अधिकारी प्रार्थना करेगा और उसकी प्रार्थना पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे कुछ बातें और जोड़ी गई हैं कि जबकि ऐसी चिकित्सा परीक्षा किसी महिला का किया जाना है तो पंजीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा किया जाएगा। अगर महिला की मेडिकल एग्जामिनेशन है तो महिला डॉक्टर के द्वारा ही चेकअप किया जाएगा और जो डॉक्टर है वह देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को अपनी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी रिपोर्ट को भेज देगा। यही प्रावधान को आपका नया जोड़ा गया है 2024 के नए कानून के तहत। बाकी बातें सब वही हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत थी। अगला प्रश्न है, बलात्संग के अपराधी की चिकित्सा परीक्षा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बलात्संग अर्थात रेप का जो अभियुक्त है, अपराधी व्यक्ति है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, अभी तक आप उसको सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते थे आप धारा 53A के तहत। धारा 53A यह जो है कहाँ था, सीआरपीसी में था। लेकिन अब वर्तमान की जो नई संहिता है इसके अंतर्गत बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा जो परीक्षा होती है वह धारा 52 के तहत होती है और यहाँ पर भी आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह बातें जो है आपको धारा 52 में मिलेंगी। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सरकारी डॉक्टर के द्वारा परीक्षा अर्थात डॉक्टरी जांच या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो इसके पहले आपने क्या देखा कि गिरफ्तार व्यक्ति की एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अर्थात प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा परीक्षा की जाती है, चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा की जाती है, जबकि पुलिस अधिकारी, और पुलिस अधिकारी भी कौन, जो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का है, वह रिक्वेस्ट करता है, उसकी जो है रिक्वेस्ट और परीक्षा की जाती है धारा 51 के तहत। उसके बाद आप 52 में देखते हैं, 52 के अंतर्गत जो रेप का अपराधी है अर्थात बलात्संग का अपराधी है, उस अपराधी की चिकित्सा परीक्षा होती है। उसके बाद आप 53 के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई चिकित्सा अधिकारी है तो उसके द्वारा अर्थात सरकारी डॉक्टर के द्वारा उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो धारा 53 के तहत ऐसा होता है और इसी के अंतर्गत एक परंतु नया जोड़ा गया है। परंतु नया जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए ऐसा चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है या धारा 51 के तहत कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है उसकी राय है कि ऐसे व्यक्ति की परीक्षा एक बार और की जानी चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक बार पुनः परीक्षा उसकी की जा सकती है। तो यह परीक्षा जो है दोबारा परीक्षा किए जाने के संदर्भ में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है धारा 51 के अंतर्गत पहला परंतु में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से संबंधित है। तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त किए जाने के संदर्भ में जो प्रावधान है यह आपका धारा 54 के अंतर्गत मिलता है। धारा 54 में जो है इसका एक परंतुक है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे एक नया जो है प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया है। तो नया प्रावधान उसमें यह जोड़ा गया है कि ऐसी जो शिनाख्त है की प्रक्रिया है वह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा भी लेखबद्ध किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको केवल फिजिकल रूप से अर्थात कापी कलम के माध्यम से ही लेखबद्ध किया जाए, बल्कि उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है या ऑडियो के माध्यम से उसका रिकॉर्डिंग की जा सकती है और इस प्रकार से भी उसको लेखबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात नई जो है यहाँ पर शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उपबंध की बात की जा रही है। तो यह सब ऐसे प्रावधान हैं जो कि पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
धाराओं में हेरफेर हुआ है, इसलिए इन धाराओं को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये धाराएं सीआरपीसी के अंतर्गत भी खूब पूछी जाती थी। यह प्रावधान जो है आपका बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 56 के अंतर्गत मिलता है। तो यह सब केवल धाराएं हैं और इसकी हेडिंग है, यही सब आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वह वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, तो वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक जो पुलिस अधिकारी है अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धारा 58 को, धारा 58 नई संहिता की बात कर रहे हैं, पुरानी की नहीं। तो धारा 58 के अंतर्गत, और यही बात जो है सीआरपीसी में कहाँ थी, तो सीआरपीसी में जो है धारा 57 के अंतर्गत थी। तो यहाँ पर यह बताया गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध किया जाना है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। तो 24 घंटे की समय अवधि यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर न्यायालय की तक यात्रा के लिए आवश्यक समय ज़्यादा लगता है तो ऐसे समय को छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए न्यायालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी पर, और 4 घंटे जो है यहाँ पर उसको ले आने में लगते हैं। हो सकता है मौसम खराब हो गया तो और भी लग जाए। तो यहाँ पर जो ले जाने की समय है उसको इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा, उससे बाहर इसको रखा जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखना है धारा 58 के अनुसार। अगला प्रश्न है, थाने का भार साधक अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की रिपोर्ट किसको करेगा। तो जब कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो यहाँ पर धारा 59 यह प्रावधान करता है, धारा 59 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने थाने की सीमाओं के भीतर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी हो वह उसकी रिपोर्ट डीएम को या उसके निर्देश पर एसडीएम को करेगा। तो चाहे उस व्यक्ति की जमानत ले ली गई हो या नहीं ली गई हो, अभिरक्षा में भी हो, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है वह किसको करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट की जाएगी, और जिला मजिस्ट्रेट या उसके निर्देश पर एसडीएम अर्थात उपखंड मजिस्ट्रेट को। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो धारा 59 के अंतर्गत वही बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं जो बताया हमने। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। तो पीछा कर सकता है कहाँ तक, वह उसको, अगर कोई फरार हो गया है, अभिरक्षा से निकल करके भाग जाता है तो उसका पीछा कहाँ तक कर सकता है। क्या वह अपने जिले की सीमाओं तक, राज्य की सीमाओं तक या थाने की सीमाओं तक। तो यह जो है तीनों नहीं होगा, बल्कि वो पूरे भारत में उसका पीछा कर सकता है। एक व्यक्ति है वह उत्तर प्रदेश से या तमिलनाडु से निकल करके फरार होता है और भाग जाता है, कश्मीर तक भागता है, तो तमिलनाडु की जो पुलिस है वह उसको कश्मीर तक उसका जो है पीछा कर सकती है, और जहां ही वो मिल जाएगा वहीं से उसको पकड़ करके ले आएगी। यह प्रावधान आपका चौथा विकल्प सही है। और धारा कौन सी है, तो यहाँ पर धारा 61 का जो प्रावधान है वह लागू हो जाएगा, और यही बात जो है आपकी सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 60 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि गिरफ्तारी कठोरता पूर्वक की जाएगी और इस संहिता के अनुसार ही की जाएगी। तो गिरफ्तारी जो है कठोरता पूर्वक और इस संहिता के अनुसार ही की जाएगी। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है यह धारा सीआरपीसी की बात करें तो धारा 60 के अंतर्गत दिया गया था, और अगर आप बीएनएसएस की बात करें तो यहाँ पर यह जो प्रावधान है धारा 62 के अंतर्गत दिया गया है। 62 यह कहता है कि कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से इस संहिता के अनुसार ही गिरफ्तारी की जाएगी, इस बात का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जारी किया गया समन कैसा होना चाहिए। तो समन के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है अध्याय 6 के अंतर्गत। तो अध्याय की बात करें आप तो अध्याय 6 है, और यही अध्याय 6 भी यहाँ पर दोनों सीआरपीसी में भी यही अध्याय है और बीएनएसएस के अंतर्गत भी यही अध्याय 6 ही है, बस धाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।
तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो आप देखते थे धारा 61 से लेकर के 69 तक था, जबकि आप बीएनएसएस के अंतर्गत देखते हैं यह धारा 63 से लेकर के धारा 71 तक में यह विस्तृत है। तो यहाँ पर समन के बारे में यह प्रावधान किया गया है। तो समन के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या सही है, तो न्यायालय के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जारी किया गया समन लिखित रूप में होगा, इसके अलावा 2 प्रतियों में होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है सही हो जाएगा, लिखित में भी होगा, 2 प्रतियों में भी होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी होगी और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। आगे यहाँ पर एक प्रावधान नया जोड़ा गया है कि ऐसा जो समन है किसी गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में भी हो सकता है, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या उस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ इस पर एक प्रोग्रेसिव जो तरीका है उसको अपनाया गया है, अर्थात वर्तमान जो डिजिटल युग है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि कोई जो समन है वह केवल हार्ड कॉपी के रूप में भेजा जाए, बल्कि यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इनक्रिप्टेड रूप में, जिसको गूढ़ लेखित कहते हैं, इनक्रिप्टेड रूप में भी उसको जो है बनाया जा सकता है और उसको भेजा जा सकता है। तो धारा 63 के अनुसार प्रत्येक समन कैसा होगा, तो लिखित रूप में 2 प्रतियों में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, यह इनक्रिप्टेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य प्रारूप में हो सकता है, और जिस पर न्यायालय की क्या होगी, मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर किया गया होगा। यह हो गया आपका समन का प्रारूप। समन में कौन कौन सी बातें होंगी। अगला प्रश्न है समन की तामील किस प्रकार से की जा सकती है। तो समन की तामील कैसे की जाए, इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 64 के अंतर्गत मिलता है। तो और सीआरपीसी के अंतर्गत यही बातें आप धारा 62 के अंतर्गत देखते थे। तो समन की तामील कैसे की जाएगी, तो यहाँ पर पहला बताया गया है धारा 64 के अंतर्गत कि प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी के द्वारा या अन्य लोक सेवक के द्वारा। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा भी की जा सकती है, न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, अन्य कोई लोक सेवक है अगर उसको इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा समन की तामील की जा सकती है। प्रावधान धारा 64 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन को छोड़ करके की जा सकती है। तो यह जो है आपकी सीआरपीसी के अंतर्गत भी यही बातें आपको देखने को मिली थी कि समन की जो तामील है वह केवल और केवल अगर जिस व्यक्ति को समन भेजा गया है वह नहीं मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार का कोई वयस्क पुरुष सदस्य है जो कि उसके परिवार का है, उसके साथ में ही रहता है, उसके ऊपर तामीली कराई जा सकती है। तो यहाँ पर यह बात जो है धारा 65 के अंतर्गत आपकी थी सीआरपीसी के अंतर्गत, 65 नहीं बल्कि धारा 64 के अंतर्गत थी सीआरपीसी में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यह जो है नई संहिता के अंतर्गत यह कहाँ दिया गया है। तो नई संहिता के अंतर्गत यह मिलता है आपको धारा 66 के अंतर्गत। तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा कि जब समन किया गया व्यक्ति नहीं मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो समन है उसकी तामील कैसे कराई जाएगी, तो उस कुटुंब में उसके साथ रहने वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य है उसके पास समन की एक कॉपी छोड़ दी जाएगी और छोड़ने के बाद यह समझा जाएगा कि उसके ऊपर तामीली हो गई है। और इसी के संदर्भ में एक बात आपको थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे यहाँ कि जो आपने देखा कि समन तामील कैसे की जाएगी, तो उसमें आपने देखा पुलिस अधिकारी के द्वारा या अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति अधिकारी नियुक्त है उसके द्वारा। तो लेकिन एक बात और है कि पुलिस थाना या न्यायालय का जो रजिस्टर पता है, ईमेल पता है, फ़ोन नंबर है और ऐसे अन्य ब्यौरे हैं जिन्हें राज्य सरकार नियमों के द्वारा उपबंधित करे, तो यहाँ पर उनकी प्रविष्टि के लिए भी एक रजिस्टर रखा जाएगा जबकि समन की जो तामील है वह हो रही हो। तो यह जो प्रावधान है आपका धारा 64 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो प्रतिस्थापित तामील के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो प्रतिस्थापित तामील से क्या तात्पर्य है कि जबकि समन के जितने तरीके बताए गए हैं उन तरीकों से अगर समन की तामील नहीं हो सकती है, तो तरीके क्या बताए गए हैं, तरीके ये बताए गए हैं कि धारा 64 में समन की तामील कैसे की जाएगी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किसी नियुक्त अधिकारी के द्वारा, निगमित निकाय फर्म सोसाइटी पर समन की तामील करानी है तो वहाँ पर जो तरीके बताए गए हैं उनके माध्यम से भी नहीं हो सकता।
परिवार का वयस्क पुरुष सदस्य भी नहीं मिल पा रहा है, तो इन तरीकों से अगर तामीली नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उसका एक तरीका जो है धारा 67 के अंतर्गत बताया गया है कि जब इस तरीके से जो है तामील नहीं हो सकती है तो हम क्या करेंगे, तामील कैसे कराएंगे। तो जहां पर वह जो प्रतिवादी है या अभियुक्त व्यक्ति है वह रहता है, निवास करता है, उस स्थान पर एक उसकी कॉपी चिपका दी जाएगी, या उसके मोहल्ले में जो है एक सहज दृश्य स्थान पर एक कॉपी उसकी चिपका दी जाएगी। तो यह क्या हो गया, प्रतिस्थापित तामील इसी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवक पर समन की तामील के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो समन की तामील के संबंध में यहाँ पर पूछा जा रहा है, सरकारी सेवक पर अगर कराई जा रही है तो सरकारी सेवक पर समन की तामील, यह सीधा सीधा आपसे यह धारा खूब पूछी गई है, क्योंकि सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 66 थी, लेकिन वर्तमान में यह धारा 68 है बीएनएसएस के अंतर्गत। तो सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होगी, तो हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो समन की तामील जो है कार्यालय के प्रधान के माध्यम से कराई जा सकती है। कार्यालय का प्रधान जो है वह उसका जो हस्ताक्षर है वह इस बात का साक्ष्य होगा कि तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। तो यहाँ पर यह जो है दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए, एक विद्यमान वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर आप वारंट के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वह गलत है। तो पहला है कि यह लिखित रूप में होना चाहिए, यह बात सही है। दूसरा है किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, यह भी सही है। इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए अर्थात मुद्रा लगी होनी चाहिए, यह बात भी सही है। इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है, यही बात सही नहीं है, क्योंकि उसका अभियुक्त का नाम भी होना चाहिए, उसका पता भी होना चाहिए, तभी जो है यह समझा जाएगा कि वो सही जगह पर सही अभियुक्त को उसके माध्यम से जो है पकड़ा जा सकता है उस वारंट के अनुसरण में। तो यहाँ पर आपसे गलत उत्तर पूछा जा रहा है, तो चौथा जो है यह गलत है। तो धारा 72 के अनुसार प्रत्येक जो वारंट है वह लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय को उस पर मुद्रा लगी होगी। और ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसको जारी करने वाले न्यायालय द्वारा वह रद्द नहीं कर दिया जाता है या उसका निष्पादन नहीं हो जाता है। तो यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। धारा 72 का दूसरा खंड जो कहता है कि कोई वारंट कब तक प्रवर्तन में रहता है, तो जब तक वह रद्द न कर दिया जाए उसको जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा या उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाए। तो यहाँ पर 2 माह, 4 माह, 6 माह आपसे विकल्प में रख दिया जाएगा कि इतने महीने में अगर वारंट का निष्पादन नहीं होता तो वारंट अपने आप रद्द हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प को रख करके आपको भरमा सकता है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी जो वारंट है यह कब तक प्रवृत्त रहता है। तो देखिए वही बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, जबकि आपने देखा धारा 72 का दूसरा खंड कि न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट 1 वर्ष के लिए, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष कुछ नहीं, बल्कि वह तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि उसको रद्द न कर दिया जाए या उसका निष्पादन न कर दिया जाए। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है उसका निष्पादन कहाँ कराया जा सकता है। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है उसका निष्पादन कहाँ कराया जा सकता है, इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 79 के अंतर्गत आपको मिलता है। और इसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट पूरे भारत में कहीं पर भी इसका जो है निष्पादन कराया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया गया है तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो पूरे देश भर में कहीं पर भी मिले उसको वहीं से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिट रिमांड, इसका क्या अर्थ होता है। तो ट्रांजिट रिमांड जो है यह क्या है, तो एक कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में अंतरण यह नहीं है, बल्कि क्या है, एक अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस के द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना, इसे ही ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय वारंट किसको भेजेगा। तो वारंट जो है का निष्पादन हो रहा है, लेकिन निष्पादन कहाँ हो रहा है, तो अधिकारिता के बाहर, अर्थात जिस न्यायालय ने उस वारंट को जारी किया है उसकी अधिकारिता के बाहर अगर उसका निष्पादन कराया जाना है तो वहां पर धारा 80 के प्रावधान लागू होंगे। धारा 80 के प्रावधान लागू होंगे और धारा 80 यह कहता है
कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता के अंदर उसका निष्पादन कराया जाना है उसको भेजा जाएगा। तो यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा जाता है। जिला पुलिस हाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह भेजा जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक को जिसकी अधिकारिता के अंदर उसका निष्पादन कराना है उसको भेजा जा सकता है। पुलिस कमिश्नर अर्थात पुलिस आयुक्त को जिसकी अधिकारिता में उसका निष्पादन कराया जाना है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि इनमें से वह किसी के भी पास भेजा जा सकता है। और यहाँ पर उस जिस अधिकारी के पास इसको भेजा जाता है वह क्या करेगा, उस वारंट के अनुसरण में जो अपराधी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कराया जाएगा। और जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कराया जाता है तो यह समझ लिया जाता है कि वहां पर वारंट का जो है अनुपालन कर दिया गया है, उसका निष्पादन कर दिया गया है। प्रावधान आप देख रहे हैं धारा 80 के अंतर्गत मिल रहा है। तो ये आप देखते हैं धारा 80 खंड 1 के अंतर्गत जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय ऐसा वारंट डाक के द्वारा किसको भेजता है। तो यह ध्यान रहे, वारंट कैसे भेजा जाएगा, डाक के माध्यम से, और इनमें से तीन में से किसी को भी यह भेजा जा सकता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर को जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका निष्पादन किया जाना है तो इन्हें ही भेजा जाएगा। बीएनएसएस की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसको फरार घोषित किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, उसके खिलाफ कोई शिकायत की गई है, तो उसको न्यायालय क्या करेगा, कहेगा कि आपके विरुद्ध ये आरोप लगाया गया है, उसको एक लेटर भेजा जाएगा जिसको कहा जाएगा समन। उसको एक लेटर भेजा जाएगा और कहा जाएगा आप न्यायालय के समक्ष हाजिर होइए और हाजिर होकर के आप इन जो आपके खिलाफ जो बातें बताई जा रही हैं उनका जवाब दीजिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति नहीं आता है तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, पुलिस को वारंट भेजेगी, वारंट जो है पुलिस को देगी, कहेगी कि यह आपको अधिकार पत्र है, जाइए उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आइए। जब ऐसा पुलिस वाला वहां पर पहुंचता है पकड़ने के लिए, पता चलता है ऐसा व्यक्ति भाग गया है, स्थान पर मिल ही नहीं रहा है, तो वारंट का जो निष्पादन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, यहाँ पर उसके लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, फरार हो गया है। तो फरार होने की उसको उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी कि अब ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पा रहा है बल्कि फरार हो गया है। तो जब फरार हो गया है, उस फरार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष कैसे लाया जाए, इसके लिए एक अंतिम तरीका न्यायालय के पास होता है कि उसकी जो संपत्ति वगैरह है उसकी कुर्की का आदेश दे दिया जाता है कि जब इसका घर पर द्वार, इसकी जो सारी संपत्ति है उसको न्यायालय उठवा लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा, उसके बाद यह व्यक्ति मजबूर होकर के फिर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा। हाजिर होने के बाद फिर अगर यह बता देता है कि साहब हमको वारंट की या समन की कोई सूचना ही नहीं थी, हम फरार नहीं हुए थे, बल्कि हमको सूचना अगर मिली होती तो हम जरूर आते, ये सारी बातें अगर न्यायालय का समाधान करा देता है तो न्यायालय जो है इसकी संपत्ति जो कुर्क की गई है इसको वापस भी कर सकता है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली गई इसका समझ करके, तो वहां पर भी वह व्यक्ति दावा कर सकता है, आपत्ति कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया है एक समन से लेकर के कुर्की तक की। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यह है कि किस धारा के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तारी के निष्पादन से बच रहा है उसको फरार घोषित किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है। 84 में क्या है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, अर्थात न्यायालय घोषणा कर देगा कि ऐसा व्यक्ति फरार हो चुका है, अब जो है वह मिल नहीं पा रहा है। तो धारा 84 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जब वह व्यक्ति फरार हो गया है तो उस फरारी के संदर्भ में यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर वह रहता है वह फरारी के बारे में उस बात को एक लेटर के माध्यम से उसको सार्वजनिक रूप से सबके सामने पढ़ा जाएगा कि यह व्यक्ति है, इसका यह निवास स्थान है, इसको न्यायालय के समक्ष बुलाया गया लेकिन यह फरार हो गया है। अब यह न्यायालय घोषणा कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति माना जा रहा है कि फरार हो गया है, और उसका जो एक कॉपी है वो चिपका दिया जाएगा उसके घर के आसपास, उसके निवास स्थान पर जहाँ पर वह रहता है, कारोबार करता है, उसके स्थान पर उसको चिपका दिया जाएगा। कोर्ट के बाहर भी उसकी एक कॉपी लगा दी जाएगी, हो सकता है तो उसको जो है न्यूज़पेपर में भी उसको एक जो है उसका प्रकाशित करा दिया जाए। अब यहाँ तक जो बातें हैं यह आपकी जो आपकी नई संहिता और पुरानी संहिता है ये दोनों के अंतर्गत यही दी गई है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में जो प्रश्न है। तो धारा 84 के अंतर्गत वही बातें हैं जो आपने देखा कि इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को जबकि न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था वह फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है और इसके कारण वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय क्या करेगा, लिखित रूप में उद्घोषणा प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करके यह बताएगा कि अब तुम चाहे जहां भी हो, अगर तुम सुन रहे हो हमारी बातें
पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर तुम न्यायालय के समक्ष हाजिर हो और अपने जो खिलाफ जो भी बातें लिखिबद्ध की गई हैं उनका जवाब दो। तो यहाँ पर 30 दिन का उसको समय दिया जाएगा। आगे है प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और कुर्की, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान आप देखते हैं यह दिया गया है धारा 84 से लेकर के धारा 89 तक। तो 84 से लेकर के 89 तक के अंतर्गत क्या दिया गया है? उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान। तो इसके साथ साथ आप इसको भी देख लें, क्योंकि यह आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट जो है प्रश्न यहाँ से बनता है कि समन के बारे में प्रावधान किस धारा से लेकर के किस धारा में किया गया है? तो 63 से 71 में समन है, 72 से 83 में वारंट है, 84 से 89 तक उद्घोषणा और कुर्की है, 90 से लेकर के 93 तक आदेशिकाओं के संबंध में और अन्य जो नियम हैं वह दिए गए हैं। तो 63 से लेकर के 93 तक के जो यह 4 अध्याय हैं, 4 खंड हैं, इन चारों उपखंडों को आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और पहले भी खूब पूछे गए हैं। तो नई संहिता है, इसमें तो और भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें तो आयोग का यह पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे चेक किया जाए कि आप कितनी धाराएं याद कर पाए हैं। नए प्रावधान जो हैं उसको अधिक पूछा जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी प्रश्नों में, और जो धाराओं से संबंधित प्रश्न है यह भी खूब पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक गिरफ्तारी का वारंट और धारा 84 के अधीन फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई और बाद में धारा 85 के अधीन कुर्की का भी एक परिणामिक आदेश निर्गत कर दिया गया। इन दोनों आदेशों की वैधानिकता का परीक्षण कीजिए। तो आप देखें, सबसे पहले वारंट कब जारी किया जाता है? तो जबकि समन का अनुपालन नहीं हो पाया, व्यक्ति मिल नहीं पाया समन के लिए, उसके ऊपर तामील नहीं हो पाई, तब ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को यह अधिकृत किया जाता है कि अब आप उस व्यक्ति को पकड़ करके न्यायालय के समक्ष पेश करें। तो उसके लिए क्या करते हैं? वारंट जारी किया जाता है। अब जब वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया, तो वारंट का निष्पादन जब नहीं हो पाता है उसके बाद फिर उद्घोषणा जारी होती है। तो इसलिए कभी भी वारंट और उद्घोषणा दोनों एक साथ जारी नहीं हो सकते, जबकि उद्घोषणा और कुर्की यह दोनों एक साथ जारी हो सकते हैं। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वारंट के साथ साथ उद्घोषणा जारी कर दी गई, इसलिए ऐसी उद्घोषणा क्या हो गई? अवैध हो गई। जब उद्घोषणा अवैध हो गई तो इसके साथ में लगा हुआ जो कुर्की है वह कुर्की भी अवैध हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी आदेश वैधानिक हैं, यह तो पूरी तरीके से गलत है। धारा 84 के अधीन आदेश वैधानिक है, तो 84 के अधीन आदेश कहां से वैधानिक हो जाएगा? क्योंकि पहले आप वारंट के उसका जो नियम है उसको पालन नहीं किए, तो 84 का जो आदेश आपने उद्घोषणा का दिया वो अपने आप असंवैधानिक हो गया, तो यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहला और दूसरा गलत है। फिर आप तीसरे विकल्प पे आते हैं कि धारा 84 के अधीन आदेश अवैधानिक और अनुचित है, जिसके कारण कुर्की का आदेश भी दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो धारा 84 के अधीन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका है, और जब पूर्व में वारंट जारी किया जा चुका है और उसका निष्पादन नहीं हो पाया तभी जो है कुर्की का आदेश, उद्घोषणा का आदेश दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस दंड से दंडनीय अपराध के लिए उद्घोषणा जारी होने पर उद्घोषित व्यक्ति जो है उद्घोषणा में अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तब न्यायालय आवश्यक जांच करने के बाद उसको उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, उसकी बात की घोषणा कर सकता है। यह जो है नया प्रावधान आपका जोड़ा गया है, और नया प्रावधान जोड़ा गया है कहाँ? तो धारा 84 के अंतर्गत एक खंड 4 है, इसी के माध्यम से इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई अपराध किया गया और उस अपराध के संबंध में अपराधी के लिए उद्घोषणा जारी करने पर जो उद्घोषित व्यक्ति है वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब न्यायालय क्या करेगा? आवश्यक जांच करेगा। जांच करने के बाद उसको उद्घोषित अपराधी मान सकता है और घोषणा कर सकता है। लेकिन उसका अपराध कैसा होना चाहिए? तो 10 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय होना चाहिए, या आजीवन कारावास से या मृत्यु दंड से दंडनीय है, अर्थात इनमें से किसी भी अपराध से अगर वह दंडनीय है तो वहां पर इस प्रकार से उद्घोषणा की जा सकती है। तो यह जो है धारा 84 का चौथा खंड जो है यह महत्वपूर्ण है और इसको नया यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो,
अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जो है उसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध पहले वारंट जारी किया गया था और वारंट का निष्पादन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसको न्यायालय ने बुलाया कि आप न्यायालय के समक्ष आइए और वह न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, तो चाहे वह अभियुक्त हो, चाहे साक्षी हो, चाहे प्रतिभू हो, अर्थात वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। न्यायालय ने बुलाया, अगर वह नहीं आया तो समन भेजेगा, फिर वारंट भेजेगा, उसके बाद फिर उद्घोषणा जारी करेगा, फिर कुर्की भी करा देगा। इसलिए जब भी न्यायालय के द्वारा बुलाया जाए तो कोई व्यक्ति है उसको वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुर्की का जो आदेश है वह कब दिया जा सकता है। तो एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है, तो आपसे कंफ्यूजन करने के लिए यह पूछ लिया जाएगा कि उद्घोषणा जारी होने के 30 दिन बाद, 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, 60 दिन बाद, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब न्यायालय ने उद्घोषणा जारी किया उसी के साथ साथ वह कभी भी कुर्की का आदेश जारी कर सकता है, या चाहे तो उसी के साथ ही जारी कर दे, चाहे तो उस घोषणा के बाद कभी भी कुर्की का आदेश दे सकता है। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 85 के अंतर्गत दिया गया है। तो उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, तो यह भी धारा 85 के अंतर्गत ही एक परंतु है, उसमें बताया गया कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का बयान करने वाला है, ट्रांजैक्शन करने वाला है, बेचने वाला है, या न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश न्यायालय कब दे सकता है, तो उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद, प्रकाशन के पूर्व, उद्घोषणा के साथ, तो उद्घोषणा के बाद या उद्घोषणा के साथ साथ। तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर धारा 85 कहती है कि धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके उद्घोषणा के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अर्थात चल या अचल या दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि न्यायालय उद्घोषणा जारी करते समय उसका यह शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है अपनी संपत्ति या उसका कोई भाग बयान करने वाला है या न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, तो यहाँ पर उद्घोषणा के साथ साथ वह कुर्की का भी आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से आप धारा 85 के अंतर्गत प्रावधान देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की यह की जा सकती है। यह जो है बिल्कुल नया प्रावधान है। उद्घोषित व्यक्ति है उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है धारा 85 के तहत, लेकिन उसकी कौन सी संपत्ति कुर्क की जाएगी, कैसे की जाएगी, अब उसकी संपत्ति कैसे हम पहचानेंगे कि उसी की है, तो ये इसके संदर्भ में एक अलग से प्रावधान यहाँ पर धारा 86 में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की, उस जो अपना उद्घोषित व्यक्ति है उसकी संपत्ति की पहचान की जाएगी। पहचान करके ये बताया जाएगा कि यही संपत्ति है जो कि उद्घोषित व्यक्ति की है, और इस संपत्ति को फिर न्यायालय क्या करेगा, कुर्की करवा लेगा पुलिस अधिकारी के माध्यम से। तो इसके संदर्भ में धारा 86 में जो है प्रावधान मिलता है। तो धारा 86 के तहत जो आप देख रहे हैं कि उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान की जाती है और उसकी कुर्की की जाती है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे की जाएगी। तो उसके संदर्भ में अगला जो प्रश्न है वह स्पष्ट करता है कि किसी अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालय किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान और कुर्की और जब्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अधिकारी, प्रश्न हमारा है कि किस अधिकारी से। तो धारा 86 यह कहता है कि न्यायालय जो है पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर यह जो है किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। तो न्यायालय के समक्ष जब जो पुलिस अधिकारी है या कोई पुलिस आयुक्त है वह एप्लीकेशन देता है, आवेदन करता है कि साहब आप अनुमति दीजिए कि अपराधी की यह जो संपत्ति है इसको हम कुर्क करें क्योंकि यह उस उद्घोषित व्यक्ति है उसी की संपत्ति है, तो न्यायालय फिर क्या करेगा, उसके आवेदन के बाद इस प्रकार से अनुमति देगा। जब अनुमति दे देगा तो वह संपत्ति क्या होगी, कुर्क की जाएगी या जब्त की जाएगी। तो यह पुलिस अधीक्षक
पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी अर्थात इनमें से दोनों में से किसी के भी आवेदन पर जो न्यायालय है वह इस प्रकार से आदेश दे सकता है धारा 86 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें जो है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है। तो कुर्की अगर हो गई है, अब जब कुर्की हो गई है तो एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, कहता है कि साहब आपने गलत संपत्ति कुर्क कर ली है, यह अपराधी की संपत्ति नहीं है बल्कि यह संपत्ति हमारी है और यहाँ पर इस संपत्ति को आप कुर्क नहीं कर सकते थे। तो क्या कर रहा है, कुर्की के बारे में वह अपना दावा पेश कर रहा है कि यह संपत्ति हमारी है और कुर्की किए जाने के बारे में आपत्ति कर रहा है कि हमारी संपत्ति है और इस पर कुर्की नहीं की जा सकती है। तो उसको जो है कुर्की किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और उपस्थित होकर के इस प्रकार से वह अपना दावा वहां पर रखेगा और इस प्रकार से जब उसके आवेदन को स्वीकार किया जाता है या नामंजूर किया जाता है तो फिर आगे जो है जो कुर्की होगी उसका जो परिणाम है वह बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के कुर्की के बारे में दावे या आपत्ति को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया तो ऐसे आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर अपने अधिकार को साबित करने के लिए ऐसा व्यक्ति वाद संस्थित कर सकता है। तो आप देख रहे हैं धारा 87 के अंतर्गत एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, उसने कहा कि साहब आपने गलत संपत्ति कुर्क कर ली है और यह संपत्ति हमारी है, अपराधी की नहीं है। तो यहाँ पर वह एप्लीकेशन देगा, आवेदन करेगा न्यायालय को। न्यायालय क्या करता है कि उसके आवेदन को स्वीकार नहीं करता, नामंजूर कर देता है। तो और जब नामंजूर कर दिया तो जो व्यक्ति पीड़ित है उस नामंजूर किए जाने की आदेश की तारीख से 1 साल के भीतर न्यायालय में क्या करेगा, केस कर देगा। केस करके कहेगा कि साहब हमारी संपत्ति इन्होंने कुर्क कर लिया है जबकि यह संपत्ति हमारी है, हम अपराधी नहीं हैं और यह अपराधी की समझ करके हमारी संपत्ति को कुर्क कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 6 महीने के भीतर वह आवेदन करेगा। आवेदन अगर नामंजूर कर दिया गया तो जिस तारीख को नामंजूर किया गया उसके 1 साल के भीतर वह क्या करेगा, जो है न्यायालय के समक्ष मुकदमा कर सकता है, केस कर सकता है ताकि उसका अधिकार साबित किया जा सके। अगला प्रश्न है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से कितने अवधि के भीतर हाजिर होने पर अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। तो संपत्ति या उसके विक्रय के शुद्ध आगमों के बारे में दावा कब कर सकता है। तो इसका आप इसको समझें कि एक व्यक्ति है ये, इसके विरुद्ध कोई मामला संस्थित किया गया, न्यायालय ने इसको पहले क्या भेजा, समन भेजा। समन के बावजूद यह नहीं आया, फिर क्या भेजा गया, वारंट भेजा गया। वारंट के बावजूद यह नहीं आया, फिर इसके बाद फिर उद्घोषणा की गई, उद्घोषणा के बाद भी यह नहीं आया और उसके बाद फिर इसकी संपत्ति क्या कर ली गई, कुर्की कर ली गई। अब यहाँ पर कुर्क कर ली गई इसकी संपत्ति को, फिर इसके बाद यह न्यायालय के समक्ष बाद में कभी हाजिर होता है। न्यायालय के समक्ष जब हाजिर होता है तो यह बताता है कि साहब हम जो है भारत में किसी स्थान पर या कहीं बाहर रह रहे थे और हमको समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की इनमें से किसी की भी सूचना नहीं मिल पाई और हम फरार नहीं हुए थे कार्रवाइयों से बचने के लिए। और न्यायालय क्या किया है, न्यायालय इस दौरान उसी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कुर्क करने के बाद अगर मान लीजिए संपत्ति क्षयशील थी तो उसने 6 महीने के भीतर उसको बेच दिया। 6 महीने के भीतर नहीं बल्कि 6 महीना बीत जाने पर उसको बेच दिया। बेचने के बाद उसका जो खर्च वगैरह था उसको न्यायालय अपने पास रखा हुआ है। तो न्यायालय के समक्ष वह हाजिर होता है 2 साल के भीतर। 2 साल कुर्की से 2 साल के भीतर वह न्यायालय के समक्ष अगर हाजिर हो गया तो हाजिर होने के बाद अगर वह समाधान करा दिया कि हम फरार नहीं हुए थे तो हमको जो है हमारी जो संपत्ति है आपने बेच दिया है उसको हमको वापस करा दीजिए या हमारी जो संपत्ति आपके पास है उसको हमें वापस कर दीजिए। तो न्यायालय क्या करेगा कि कुर्की आदि करने में जो कुछ खर्चा वगैरह लगा है उसको क्या वो उसी संपत्ति में से काट लेगा। काटने के बाद जो बची हुई धनराशि है उसको वापस कर देगा। तो यह क्या है, कुर्की के बारे में जो है उसकी जो संपत्ति है उसको निर्मुक्त करना, विक्रय करना और वापस करना। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किए जाने के बारे में प्रावधान जो है धारा 90 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि कब जो है समन के स्थान पर वारंट जारी किया जा सकता है। तो धारा 90 के अनुसार न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए सशक्त है अपने कारणों को लेखबद्ध करके उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।
यदि समन जारी करने के पहले या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पहले न्यायालय को यह विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समक की सम्यक रूप से तामील कर दी गई थी और उसके हाजिर होने के लिए पर्याप्त अवसर था और असफलता के लिए कोई उचित जो है कारण नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति को उसको समन के बदले में या समन के अतिरिक्त उसको पकड़ करके न्यायालय के समक्ष लाने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। तो धारा 90 के अंतर्गत यह बातें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 लागू नहीं होती है। तो धारा 94 यह क्या प्रावधान करती है, सबसे पहले आप इसको देखें। तो 94 जो है अध्याय 7 के अंतर्गत आता है। इसमें चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यही बात जो है धारा आपकी 91 के अंतर्गत सीआरपीसी में दी गई थी और 94 में बीएनएसएस के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रावधान ये है कि दस्तावेजों या अन्य चीज पेश करने के लिए समन, तो ऐसा जो समन है वह किसको जारी किया जाता है। दस्तावेज किसी व्यक्ति के कब्जे में है जो मामले से संबंधित है या अन्य कोई सबूत वगैरह है और किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो न्यायालय कहेगा कि उसको समन भेजेगा कि आप इस जो चीजें हैं या दस्तावेज है उसको ले आइए, न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए, ऐसा समन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर किसको यह समन भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा, तो यह जो है परिवादी को भेजा जाएगा, साक्षी को भेजा जाएगा और एक व्यक्ति जो न तो परिवादी है, न अभियुक्त है, न साक्षी है, इसको भी भेजा जा सकता है, लेकिन यह अभियुक्त को नहीं भेजा जाएगा। अर्थात अभियुक्त से यह नहीं मांगा जाएगा कि आप जो है न्यायालय के समक्ष ऐसी बातों को पेश करें जो कि कार्रवाइयों से संबंधित हैं, सुसंगत हैं, तो अभियुक्त को नहीं भेजा मंगाया जाएगा, उसको आदेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि अन्य जो व्यक्ति हैं और उनके पास अगर कोई इस प्रकार की संपत्ति है, संपत्ति नहीं दस्तावेज है या साक्ष्य वगैरह हैं, तो उनको पेश करने के लिए समन भेजा जाता है, जारी किया जाता है। तो धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन जारी करने का उपबंध करती है। अगला प्रश्न है, डाक और तारघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। तो डाक और तारघर की तलाशी के लिए वारंट जारी किए जाने के संदर्भ में प्रावधान देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया गया है धारा 95 के अंतर्गत। 95 के अंतर्गत यह जो है पत्र के संबंध में प्रक्रिया, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय इसकी राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या कोई अन्य चीज है जो कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वह डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, तो न्यायालय जो है वह निर्देश देगा कि वह जो है उस डाक प्राधिकारी में या डाकघर या तारघर की तलाशी ले। तो इस प्रकार से वह वारंट जारी करेगा, वारंट जारी करके यहाँ पर प्राधिकार दिया जाता है ताकि उसकी तलाशी ली जा सके। तो सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी उच्च न्यायालय नहीं होगा, दीवानी न्यायालय नहीं होगा, केवल उच्च न्यायालय नहीं होगा, बल्कि कौन होगा, तो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, यह जो है न्यायालयों की जो है प्रकार हैं, यही इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं और धारा 95 के अंतर्गत जिसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं है, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि अगर न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा कि तलाशी वारंट जारी कर देगा। तलाशी वारंट जारी करके यह अनुमति देगा कि आप इसका पता लगाएं कि वह कहां पर है, किसके कब्जे में है। अगर न्यायालय उसको पता है कि किसी एक व्यक्ति के कब्जे में नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो यहाँ पर वह जो है तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो धारा 96 का पहला खंड का उपखंड ख जो है यह स्पष्ट करता है कि जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है या नहीं है, वहां पर वह वारंट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो तलाशी वारंट जो है धारा 96 के अंतर्गत जारी किया जाता है और यह जो है आपसे बार बार पूछा जाता है
और यही बात जो है सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 93 के अंतर्गत दी गई थी। तो यह सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है, यहाँ से आगे भी इसको पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 98 के अंतर्गत कुछ प्रकाशनों के समापहरित होने की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो धारा 98 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि कुछ प्रकाशनों के समापहरित करने की घोषणा करने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति, तो ऐसी शक्ति जो है वह राज्य सरकार के पास होती है। और राज्य सरकार किसको इस प्रकार की जो तलाशी वगैरह है यह कहाँ से लेगा? तो किसी समाचार या पत्र या पुस्तक में या किसी दस्तावेज में अगर कोई ऐसी जो है सामग्री है जो कि अश्लील है या जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने वाली प्रकृति की है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ को जो प्रकाशन है, जो समाचार पत्र को छापते हैं, पुस्तक को छापते हैं, दस्तावेज को छापते हैं, उनकी जो है समापहरण किया जा सकता है। इस प्रकार से यह शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। और प्रावधान जो है धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 के अंतर्गत पुस्तक को समापहरित करने की घोषणा अगर कर दी गई तो उस घोषणा को अपास्त करने के लिए किसके समक्ष आवेदन किया जाएगा? तो राज्य सरकार प्रदेश का सबसे बड़ी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है और उसके द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो अमूमन उसके विरुद्ध जो है अपास्त करने के लिए आवेदन उस राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक इकाई के समक्ष भेजा जाता है। यह एक सामान्य नियम नहीं है बल्कि एक ट्रिक कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए जो है आवेदन कहाँ किया जाएगा? उच्च न्यायालय के समक्ष इसके लिए आवेदन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है? तो धारा 100 के अंतर्गत क्या है कि सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए यहाँ पर वारंट जारी किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आप देखेंगे यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। धारा 100 जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है और यही प्रावधान आप देखते थे सीआरपीसी के अंतर्गत जो है धारा 97 के अंतर्गत मिलता था। तो यहाँ पर सदोष रूप से अगर कोई व्यक्ति परिरुद्ध है तो उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति किसको होगी? जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगी। लेकिन इसके अंतर्गत सत्र न्यायालय को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है या सदृश है? तो यहाँ जो है धारा 100 है और इसी को आप जो है सीआरपीसी में कहाँ देखते थे? धारा 97 के अंतर्गत सीआरपीसी में देखते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 101 के अनुसार एक अपहरित बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस करने के लिए शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो 101 के अंतर्गत आप देखते हैं कि अपहरित स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो जहां किसी महिला या किसी बालिका के विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहरित किए जाने या निरुद्ध किए जाने का शपथ पर परिवाद किया गया है, तो ऐसे परिवाद किए जाने की दिशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट हैं यह आदेश दे सकते हैं कि उस महिला को तुरंत स्वतंत्र किया जाए और अगर वह बालिका है तो तत्काल उसके माता पिता या गार्जियन को उसको जो है समर्पित किया जाए, उसको दे दिया जाए। तो इस प्रकार का आदेश जो है यह सभी लोग दे सकते हैं। प्रावधान जो है धारा 101 के अंतर्गत दिया गया है। तो स्त्रियों और बच्चियों के संदर्भ में प्रावधान आप देख रहे हैं धारा 101 के अंतर्गत है, जबकि सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर परिरुद्ध किया गया है उसके लिए तलाशी के संदर्भ में जो आदेश देने की शक्ति है वह शक्ति भी इन्हीं तीनों मजिस्ट्रेटों के पास है, लेकिन वह धारा 100 के अंतर्गत प्रावधान है। तो धारा 101 के अंतर्गत आपने वही देखा कि शपथ पर परिवाद किए जाने पर, तो परिवाद जो है कैसा होना चाहिए? शपथ पर। इस बात को आप पकड़ेंगे। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वह जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इसको देखना है। और अगर यहाँ पर स्त्री या बालिका है उसको जो है इस प्रकार से निरुद्ध किया गया है तो उसको तुरंत स्वतंत्र किए जाने के लिए आदेश दिया जाएगा। और अगर महिला या बच्ची है तो उसको उसका जो गार्जियन है उनको दे दिया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शब्द दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों अर्थात ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेखन करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रव्य दृश्य माध्यमों से तलाशी के संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 105 के अंतर्गत है
और यह जो नया प्रावधान यहाँ पर शामिल किया गया है। तो धारा 105 के अंतर्गत जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से तलाशी और जो सीजर अर्थात जो जब्ती का प्रावधान है इसको रखा गया है। और इसमें भी एक बात बताई गई है कि मोबाइल फोन को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी और पुलिस अधिकारी देर किए बिना जब भी ऐसी कोई तलाशी होती है तो उसकी जो है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम और न्याय मजिस्ट्रेट को ऐसा जो बातें लेखबद्ध करेगा या ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करेगा उसको तत्काल उनको जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम और न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। तो इस प्रकार के प्रावधान आप 105 के अंतर्गत देखते हैं। तो यह नया प्रावधान है और इसको देखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के अंतर्गत चुराई गई संपत्ति को अभिगृहित करने का जो प्रावधान है वह किसके पास है? तो धारा 106 के अंतर्गत यह बताया गया कि अगर कोई संपत्ति है वह चुराई हुई है या ऐसी परिस्थिति में पाई जाती है कि उसमें संबंध में यह समझा जाता है कि वहां पर कोई अपराध किया गया है, तो इस प्रकार की अगर कोई संपत्ति है तो उसको सीज किया जा सकता है, अभिगृहित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है अब पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शक्ति है, अधिकार है कि वह उसको अभिगृहित कर दे। तो कोई भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर उसकी रैंक क्या होगी यह कोई मायने नहीं रखता है। यही प्रावधान जो है 102 के अंतर्गत आप देखते थे सीआरपीसी के अंतर्गत। तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है जो कि जिसके बारे में यह संदेह है कि वह चुराई हुई है या उसके बारे में यह संदेह है कि उससे कोई अपराध किया गया है। तो यह जो है 106 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अपराध करके अर्जित संपत्ति की कुर्की या जब्ती के संबंध में प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो अगर कोई संपत्ति है वह अपराध करके अर्जित की गई है तो उसकी जो है यहाँ पर कुर्की की जा सकती है और उसकी जब्ती की जा सकती है। यह प्रावधान धारा 107 के अंतर्गत है और यह जो है एकदम नया प्रावधान यहाँ पर शामिल किया गया है और इससे यह थोड़ा सा लंबा प्रावधान है, बहुत तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 107 को जो है अपने प्रश्नों के माध्यम से इस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कराएं ताकि इसमें सारी बातें आप समझ भी जाएं, प्रश्नों को जो भी समझ जाएं कि प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि संपत्ति की कुर्की या जब्ती या उसकी वापसी के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 107 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न देखें इस पे, तो इसके संदर्भ में और जो बातें हैं उसको भी देख लेंगे तो बेहतर रहेगा एक स्थान पर। तो धारा 107 ये कहता है कि जहां किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध से प्राप्त की गई है तो वह पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण या संज्ञान करने के लिए जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उनको क्या करेगा? आवेदन देगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि अगर किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाता है कि एक संपत्ति है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपराध करके अर्जित की गई है, तो उसके संदर्भ में वह एसपी या पुलिस कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन देगा और न्यायालय कौन होगा? जो उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम होगा, उसको वह क्या करेगा? आवेदन देगा। जब उसने आवेदन दिया तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात यह विश्वास का कारण है कि ऐसी जो संपत्ति है वह सही है, अपराध के द्वारा ही अर्जित की गई है, तो वह ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि आप ये बताइए कि 14 दिन के भीतर हमको कि आपकी जो संपत्ति है हम उसको क्यों न कुर्क कर लें। और अगर किसी अन्य व्यक्ति के, मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपराधी है इसकी जो संपत्ति है यह दूसरा व्यक्ति इसको धारण कर रहा है, तो इस दूसरे व्यक्ति को भी इस प्रकार की एक नोटिस भेज दी जाएगी, उसको भी ऊपर भी तामील कराया जाएगा कि जिस संपत्ति को तुम अपने कब्जे में लिए हो यह संपत्ति अपराध से अर्जित है। तो अब जो है यहाँ पर युक्तिक सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा और अवसर देने के बाद यहाँ पर कुर्की का आदेश पारित किया जा सकता है। परंतु यदि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 14 दिन के भीतर न्यायालय के समक्ष ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय यहाँ पर क्या कर सकता है? एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है, अर्थात दूसरे पक्षकार को सुने बिना भी मामले में जो है कुर्की का आदेश दे सकता है। अब अगला पॉइंट ये है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय में नोटिस जारी होने से कुर्की का अभिग्रहण विफल हो जाता है, तो अगर मान लीजिए अगर नोटिस जारी की गई, कारण बताओ कि 14 दिन के भीतर आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के आप कारण दर्शित करें कि इसको कुर्की क्यों न किया जाए, और ऐसा उसको अवसर मिल जाता है 14 दिन का और वह व्यक्ति भाग जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा कि उसको बिना बताए ही उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लेगा।
अर्थात एक पक्षीय आदेश पारित कर देगा। अगला पॉइंट इसमें है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कुर्क या अभिगृहित संपत्ति अपराध का आगम है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश देगा कि संपत्ति अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को आनुपातिक रूप से वितरित कर दिया जाए। अर्थात न्यायालय का यह समाधान हो गया कि ऐसी जो संपत्ति है वह अपराध से ही अर्जित की गई है या उसका पूरी तरीके से समाधान हो गया है, तो वह डीएम को यह आदेश देंगे कि ऐसा करिए कि आप इस संपत्ति को ऐसे व्यक्तियों को वापस बांट दीजिए जिनसे यह संपत्ति संग्रहित की गई है, हड़पी की गई है, सामान्य भाषा में अगर आप समझें। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट कि 60 दिन के भीतर अपराध के आगमों को या तो स्वयं वितरण करेंगे या अपने अधीनस्थ माध्यम से उसको क्या करेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनसे संपत्ति हड़पी गई थी उनको वापस दिला देंगे 60 दिन के भीतर। अगर ऐसे आगम अर्थात ऐसी संपत्ति को सभी दावेदारों को दे दिया गया, देने के बाद कोई संपत्ति बच जाती है या उस संपत्ति का कोई भी हकदार खड़ा नहीं होता, डर के मारे या किसी भी कारण से वो तैयार ही नहीं होता, कि सब मना करते हैं कि हमारी संपत्ति नहीं है, लेकिन यह समाधान होगा है कि ऐसी संपत्ति निश्चित रूप से अपराध से ही अर्जित की गई है, तो न्यायालय को वह पूरी जो संपत्ति है वो कहाँ चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। तो यह तो प्रावधान हो गया धारा 107 का। अब इस पे हम अगला प्रश्न देखेंगे, अपराध करके अर्जित संपत्ति की कुर्की या जब्ती के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अर्थात 14 दिन के भीतर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यही जो है गलत है कि क्योंकि अगर वह हाजिर नहीं होता है तो एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कुर्क जो संपत्ति है वह अपराध से ही अर्जित है तो डीएम को यह आदेश दिया जाएगा कि उसको जो अपराध से प्रभावित है उनको बांट दिया जाए, और अगर संपत्ति बच जाती है तो या उसका कोई दावेदार नहीं खड़ा होता है तो वहां पर संपत्ति सरकार को चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा खंड इसका समाप्त हुआ और इसके माध्यम से हमने कुल 150 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी तक हम धारा 107 तक पहुंचे हैं। इसके आगे के जो प्रोविजन है हम इसको अगले प्रश्नों के माध्यम से अगले वीडियो में देखेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।